इस कहानी में आप जानेंगे कि कैसे सभी दरबारी बीरबल के दिए जवाब को मान लेते हैं और बादशाह अकबर भी बीरबल की बात से प्रसन्न हो उसे इनाम देते हैं। बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। सभी दरबारियों में आपस में कुछ खुसर-मुसर चल रही थी। तभी एक सभासद ने बादशाह अकबर से पूछा, हुजूर, ऐसा कौन सा प्रश्न है जो केवल बीरबल बता सकता है, हम नहीं? सभासद की बात सुनकर बादशाह अकबर पहले थोड़ा शांत हो गए, फिर कुछ देर बाद कहा, अच्छा बताओ, इस समय दरबार में बैठे लोगों के मन में क्या चल रहा है? अकबर की बात सुन वह सभासद बोला, जहांपनाह, लोगों के मन में क्या है, यह तो सिवाय खुदा के और कोई नहीं बता सकता। अगर बीरबल बता दे तो हम जाने। बादशाह ने उसी समय बीरबल को बुलाने का हुक्म दिया। बड़े ही अदब से बीरबल दरबार में पेश हुआ। उसके सामने भी बादशाह ने यही प्रश्न दोहराया, बताओ, इस समय दरबार में बैठे सभी लोगों के मन में क्या चल रहा है? बीरबल ने फौरन दरबारियों की तरफ देखते हुए कहा, हुजूर, इस समय तो सबके मन में एक ही बात है कि यह दरबार सदा इसी तरह भरा रहे और बादशाह सलामत हमेशा स्वस्थ और जिंदा रहे। बीरबल का जवाब सुनकर सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे और फिर सभी दरबारियों ने बीरबल की बात को मान लिया, क्योंकि मना करने पर मौत किसको बुलानी थी। बेचारा सभासद बादशाह के सामने सिर झुकाए बैठा रहा। बादशाह अकबर बीरबल का ऐसा जवाब सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और बदले में उसे इनाम दिया। एक बार बादशाह अकबर अपने कुछ सिपाहियों को लेकर शिकार पर निकले। शिकार करते करते वे सभी वन में बहुत आगे निकल आए और रास्ता भटक गए। अत्यधिक प्रयासों के बाद भी उन्हें आगरा राजमहल जाने का रास्ता नहीं मिल सका। धीरे धीरे शाम घिरने लगी। सबका भूख प्यास से बुरा हाल हो गया, लेकिन वे रुके नहीं और अनुमान के आधार पर आगे बढ़ते रहे। कुछ देर में वे सब एक तिराहे पर पहुंचे। उन्हें उम्मीद थी कि वहां से एक रास्ता अवश्य महल को जाएगा, लेकिन कौन सा, ये पता करना आवश्यक था। आसपास कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ रहा था जिससे रास्ता पूछा जा सके। सब चिंतित होकर इधर-उधर देख रहे थे। तभी बादशाह की दृष्टि एक बालक पर पड़ी जो उनकी ओर ही आ रहा था। पास आने पर बादशाह अकबर ने बालक से पूछा, बालक, जरा बताओ तो, आगरा के लिए कौन सी सड़क जाती है? बादशाह का प्रश्न सुनकर बालक हंस पड़ा और बोला, महाशय, सड़क कहीं नहीं जाती, जाना तो आपको ही पड़ेगा। पढ़ें, नंदी कैसे बने भगवान शिव के वाहन। उसकी इस निर्भीकता और वाक्पटुता से बादशाह अकबर बड़े प्रभावित हुए और प्रसन्नचित होकर उससे बोले, बहुत वाक्पटु जान पड़ते हो बालक। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम महेश दास महाशय। और आपका नाम? बालक ने तपाक से उत्तर देते हुए प्रश्न भी कर दिया। मुस्कुराते हुए अकबर ने उत्तर दिया, तुम हिंदुस्तान के बादशाह अकबर से बात कर रहे हो। यह जानकर बालक ने सिर झुकाकर बादशाह अकबर का अभिवादन किया। अकबर ने अपनी उंगली से हीरे की अंगूठी निकालकर बालक को दी और बोले, बालक, हम तुम्हारी वाक्पटुता और निडरता देखकर बहुत खुश हैं। हमारे राजमहल आना और ये अंगूठी हमें दिखाना, हम तुम्हें तुरंत पहचान जाएंगे और इनाम देंगे। चलो, अब बता दो कि आगरा जाने का रास्ता किस ओर है? बालक ने अंगूठी ले ली और आगरा जाने का रास्ता उन्हें बता दिया। पढ़ें, 3 विकल्प, प्रेरणादायक कहानी। समय व्यतीत हुआ और महेश दास युवा हो गया। एक दिन उसने बादशाह से मिलने उनके राजमहल जाने का विचार किया और उनकी दी हुई अंगूठी लेकर अपने घर से निकल पड़ा। राजमहल पहुंचकर वह हैरान रह गया। कीमती पत्थरों से निर्मित और बेहतरीन नक्काशी से सज्जित आलीशान राजमहल देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कुछ देर राजमहल को निहारने के बाद जब वह अंदर जाने को हुआ तो द्वार पर खड़े दरबान ने उसे रोक दिया। रुको, ऐसे कैसे अंदर चले जा रहे हो?
बादशाह अकबर के द्वारा दी हुई अंगूठी दिखाते हुए महेश दास दरबान से बोला, महाशय, मुझे जहांपनाह से मिलना है। दरबान उसे राजमहल में प्रवेश देने के लिए राजी हो गया, किंतु इस शर्त पर कि बादशाह उसे जो भी इनाम देंगे उसका आधा हिस्सा वो उसे देगा। बीरबल ने शर्त मान ली। पढ़ें नीला सियार पंचतंत्र की कहानी। राजमहल में प्रवेश कर वह बादशाह अकबर के दरबार पहुंचा। बादशाह सलामत को सलाम करने के बाद उसने उन्हें अंगूठी दिखाई, जिसे पहचान कर बादशाह बोले, अरे, तुम तो वही बालक हो जिसने हमें रास्ता बताया था। जी हुजूर। बोलूं, इनाम में क्या चाहते हो? जहांपनाह, मैं चाहता हूं कि आप मुझे इनाम में 100 कोड़े लगवाएं, महेश दास ने नम्रतापूर्वक निवेदन किया। यह निवेदन सुनकर बादशाह अकबर हक्के बके रह गए। ये तुम क्या कह रहे हो? बिना अपराध के हम तुम्हें कैसे कोड़े लगवा सकते हैं? हुजूर, मुझे इनाम में 100 कोड़े ही चाहिए। महेश दास की जिद के आगे अकबर को झुकना पड़ा और उन्होंने जल्लाद को आदेश दिया, महेश दास को 100 कोड़े लगाए जाए। पढ़ें लालची आदमी शिक्षाप्रद कहानी। जल्लाद ने महेश दास को कोड़े लगा शुरू किया। जैसे ही उसने 50 कोड़े पूरे किए, महेश दास बोला, बस हुजूर, ये मेरे हिस्से का इनाम था। इनाम का आधा हिस्सा मुझे अपने वचन अनुसार आपके दरबान को देना है, इसलिए 50 कोड़े उसे लगाए जाएं। यह कहकर बीरबल ने राजमहल में प्रवेश के लिए दरबान से हुई बातचीत का पूरा विवरण बादशाह अकबर को दे दिया। यह बात सुननी थी कि दरबार में ठहाके लगने लगे। बादशाह अकबर ने दरबान को 50 की जगह 100 कोड़े लगवाए। महेश दास की बुद्धिमानी को देखते हुए उन्होंने कहा, महेश, अपने बुद्धिमानी के कारण आज से तुम बीरबल कहलाओगे, और अपने नवरत्नों में सम्मिलित करते हुए उसे अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त कर लिया। दिल्ली नगर व्यापारों का केंद्र था, इसलिए वहां बहुतेरे व्यापारी बसते थे। घी के 2 व्यापारियों में कुछ अनबन हो गई, इसलिए उनमें का एक व्यापारी बादशाह के पास पहुंचकर बोला, पृथ्वीनाथ, अमुक व्यापारी मुझसे 1000 रुपया कर्ज लेकर अब देने से हिलावाली करता है, उसकी नियत रुपए देने की नहीं है। बादशाह अकबर ने न्याय के लिए उसका अर्जीदावा बीरबल के पास भेज दिया। बीरबल ने उसे पढ़कर दूसरे व्यापारी को तलब किया। जब वह आया तो पहले व्यापारी का अभिशाप पढ़कर सुनाया। तब वह व्यापारी बोला, हुजूर को मालूम हो कि हम दोनों एक ही चीज के व्यापारी हैं। इससे व्यापारिक प्रतिद्वंदिता के कारण वह मुझसे बुरा मानता है और मेरे व्यापार में धक्का पहुंचाने की नियत से आपके पास झूठा अर्जीदावा लेकर आया है। इसकी जांच कराने पर आपको स्वयं झूठ सच का पता चल जाएगा। इस संबंध में मैं और कुछ कहना नहीं चाहता। बीरबल ने उसकी बात मानकर उसको घर जाने की मोहलत दी। फिर पहले व्यापारी को बुलाकर बोला, इस मामले में आपको अभी खामोश रहना पड़ेगा। समय पाकर मैं इसका उचित न्याय करूंगा। अभी आप इस ढंग से रहे मानो कुछ हुआ ही नहीं है। वह बीरबल की बात मानने को लाचार था, चुपचाप अपने घर चला गया। व्यापारियों के झगड़े का न्याय करना बीरबल को याद रहा। सोचते सोचते एक दिन उसे एक नई युक्ति सूझी। बाजार से 4 घी से भरे कुप्पे मंगवाए गए, जिनमें कुछ अपना अलग अलग निशान बनाकर 2 कांस कुप्पों में एक एक मोहरें डाल दी। फिर दोनों व्यापारियों को बुलवाकर बोला, देखो, यह 4 घी के कुप्पे मेरे पास बहुत दिनों से पड़े हुए हैं। अब इनके नष्ट होने का भय है। तुम दोनों इसमें से एक एक कुप्पा अपने साथ ले जाओ। बाकी 2 कुप्पे मैं दूसरे व्यापारियों के हाथ बेच दूंगा। कुप्पों को बाजार में उचित दाम पर बेचकर जो मिले उसमें से अपना नफा निकाल शेष मूल्य मेरे हवाले करना। वादी ने तो कुछ इतराज न किया, परंतु दूसरा व्यापारी यानी प्रतिवादी बोला, दीवान जी, इतने थोड़े घी के लिए 4 व्यापारियों का क्या काम है? आप एक ही को चारों सुपुर्द कर दें, वह बेचकर सबका मूल्य एकमुश्त अदा कर देगा। बीरबल ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे लिए सभी समान है।
और हमें सबका ध्यान है। तुम एक एक कुप्पे अपने साथ ले जाओ, बाकी मैं दूसरों के हवाले करूँगा। बीरबल उन दोनों को दोनों गुप्त निशान वाले कुप्पे देकर विदा किया। घी कुछ बिगड़ा हुआ था। व्यापारियों ने सोचा कि बिना तपाए इसका ऐब दूर न होगा, इसलिए पहले व्यापारी ने कुप्पे को तपाना शुरू किया। जब घी पिघल गया तो उसे एक बड़े कड़ा में छोड़कर खराया। जब उसकी मर्जी के मुवाफिक घी एकदम तैयार हो गया और उससे सुगंधी आने लगी तो उसने फिर घी को उसी कुप्पे में भरना प्रारंभ किया। जब घी पेनी में पहुंचा तो किसी चीज के खड़कने की आवाज सुनाई पड़ी। उसे बाहर निकाल कर देखा तो वह अकबरी मुहर थी। व्यापारी मन में सोचने लगा, यह मुहर बीरबल की है, भूल से इसमें आ पड़ी है, उसकी वस्तु उसी को देना मुनासिब है। व्यापारी मुहर को लेकर बीरबल के पास पहुंचा और उसकी मुहर उसे देकर अपने घर लौट आया। बीरबल मुहर पाकर सोचने लगा, यह व्यापारी सच्चा है। दूसरे व्यापारी के कुप्पे से भी उसी प्रकार मुहर निकली, परंतु उस लालची को सोना देखकर लोभ समा गया। वह मुहर को अपने जेठे पुत्र को देकर बोला, इसको यत्न से अपने पास रखो, जरूरत पड़ने पर मुझे लौटा देना। इधर जो दो कुप्पे बिना अशर्फी के थे, दूसरे दो व्यापारियों को देकर बीरबल बोला, इसे बेचकर चौथे दिन सबके साथ मूल्य लेकर हाजिर होना। इस प्रकार यत्र तत्र कुप्पों को बेचने और धन संग्रह करने में चारों व्यापारी जा लगे। जब रुपया जमा करने एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में आते ही दरबारियों से पूछा, किसी ने आज मेरी मूछें नोचने की जुर्रत की, उसे क्या सजा दी जानी चाहिए? दरबारियों में से किसी ने कहा उसे सूली पर लटका देना चाहिए, किसी ने कहा उसे फांसी दे देनी चाहिए, किसी ने कहा उसका गर्दन धड़ से तत्काल उड़ा देना चाहिए। बादशाह नाराज हुए। अंत में उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने कोई राय नहीं दी? जहाँ पनाह, खता माफ हो, इस गुनहगार को तो सजा के बजाय उपहार देना चाहिए। बीरबल ने जवाब दिया। बादशाह हौले से मुस्कराए और बोले, क्या मतलब? जहाँ पनाह, जो व्यक्ति आपकी मूछें नोचने की जुर्रत कर सकता है, वह आपके शहजादे के सिवा कोई और हो ही नहीं सकता जो आपकी गोद में खेलता है। गोद में खेलते खेलते उसने आज आपकी मूछें नोच ली होंगी। उस मासूम को उसकी इस जुर्रत के बदले मिठाई खाने की मासूम सजा दी जानी चाहिए। बीरबल ने खुलासा किया। बादशाह ने ठहाका लगाया और दरबारी बगले झांकने लगे। बादशाह अकबर घुड़सवारी के इतने शौकीन थे कि पसंद आने पर घोड़े का मुहमांगा दाम देने को तैयार रहते थे। दूर दराज के मुल्कों जैसे अरब, पर्शिया आदि से घोड़ों के विक्रेता मजबूत व आकर्षक घोड़े लेकर दरबार में आया करते थे। बादशाह अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए चुने गए घोड़े की अच्छी कीमत दिया करते थे। जो घोड़े बादशाह की रुचि के नहीं होते थे उन्हें सेना के लिए खरीद लिया जाता था। अकबर के दरबार में घोड़े के विक्रेताओं का अच्छा व्यापार होता था। एक दिन घोड़ों का एक नया विक्रेता दरबार में आया। अन्य व्यापारी भी उसे नहीं जानते थे। उसने दो बेहद आकर्षक घोड़े बादशाह को बेचे और कहा कि वह ठीक ऐसे ही 100 घोड़े और लाकर दे सकता है, बशर्ते उसे आधी कीमत पेशगी दे दी जाए। बादशाह को चूंकि घोड़े बहुत पसंद आए थे, सो वैसे ही 100 और घोड़े लेने का तुरंत मन बना लिया। बादशाह ने अपने खजांची को बुलाकर व्यापारी को आधी रकम अदा करने को कहा। खजांची उस व्यापारी को लेकर खजाने की ओर चल दिया, लेकिन किसी को भी यह उचित नहीं लगा कि बादशाह ने एक अनजान व्यापारी को इतनी बड़ी रकम बतौर पेशगी दे दी, लेकिन विरोध जताने की हिम्मत किसी के पास न थी। सभी चाहते थे कि बीरबल यह मामला उठाए। बीरबल भी इस सौदे से खुश न था। वह बोला, हुजूर, कल मुझे आपने शहर भर के मूर्खों की सूची बनाने को कहा था। मुझे खेद है कि उस सूची में आपका नाम सबसे ऊपर है। बादशाह अकबर का चेहरा मारे गुस्से के सुर्ख हो गया। उन्हें लगा कि बीरबल ने भरे दरबार में विदेशी मेहमानों के सामने उनका अपमान किया है। गुस्से से भरे बादशाह चिल्लाए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें मूर्ख बताने की? क्षमा करे बादशाह सलामत,
बीरबल अपना सिर झुकाते हुए सम्मानित लहजे में बोला, आप चाहें तो मेरा सर कलम करवा दे, यदि आपके कहने पर तैयार की गई मूर्खों की फहरिस्त में आपका नाम सबसे ऊपर रखना आपको गलत लगे। दरबार में ऐसा सन्नाटा छा गया कि सुई गिरे तो आवाज सुनाई दे जाए। अब बादशाह अकबर अपना सीधा हाथ उठाए, तर्जनी को बीरबल की ओर ताने आगे बढ़े। दरबार में मौजूद सभी लोगों की सांस जैसे थम सी गई थी। उत्सुकता व उत्तेजना सभी के चेहरों पर नृत्य कर रही थी। उन्हें लगा कि बादशाह सलामत बीरबल का सिर धड़ से अलग कर देंगे। इससे पहले किसी की इतनी हिम्मत न हुई थी कि बादशाह को मूर्ख कहे। लेकिन बादशाह ने अपना हाथ बीरबल के कंधे पर रख दिया। वह कारण जानना चाहते थे। बीरबल समझ गया कि बादशाह क्या चाहते हैं। वह बोला, आपने घोड़ों के ऐसे व्यापारी को बिना सोचे समझे एक मोटी रकम पेशगी दे दी, जिसका अतापता भी कोई नहीं जानता। वह आपको धोखा भी दे सकता है, इसलिए मूर्खों की सूची में आपका नाम सबसे ऊपर है। हो सकता है कि अब वह व्यापारी वापस ही न लौटे। वह किसी अन्य देश में जाकर बस जाएगा और आपको ढूंढे नहीं मिलेगा। किसी से कोई भी सौदा करने के पूर्व उसके बारे में जानकारी तो होनी ही चाहिए। उस व्यापारी ने आपको मात्र 2 घोड़े बेचे और आप इतने मोहित हो गए कि मोटी रकम बिना उसको जाने पहचाने ही दे दी। यही कारण है बस। तुरंत खजाने में जाओ और रकम की अदायगी रुकवा दो। अकबर ने तुरंत अपने एक सेवक को दौड़ाया। बीरबल बोला, अब आपका नाम उस सूची में नहीं रहेगा। बादशाह अकबर कुछ क्षण तो बीरबल को घूरते रहे, फिर अपनी दृष्टि दरबारियों पर केंद्रित कर ठाका लगाकर हंस पड़े। सभी लोगों ने राहत की सांस ली कि बादशाह को अपनी गलती का एहसास हो गया था। हंसी में दरबारियों ने भी साथ दिया और बीरबल की चतुराई की एक स्वर से प्रशंसा की। हिंदी कहानी। हिंदी कहानी। मोती बोने की कला, अकबर बीरबल की कहानी। मोती बोन की कला, अकबर बीरबल स्टोरी। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में जोरों का कोलाहल सुनाई दिया। सभी लोग बीरबल के खिलाफ नारे लगा रहे थे। बीरबल बदमाश है, पापी है, इसे दंड दो। बादशाह ने भारी जनमत को बीरबल के खिलाफ देख आज्ञा दी कि बीरबल को सूली पर चढ़ा दिया जाए। दिन तय हुआ। बीरबल ने अपनी अंतिम बात कहने की आज्ञा मांगी। आज्ञा मिलने पर उसने कहा, मैंने सारी चीजें तो आपको बता दी, पर मोती बोने की कला नहीं सिखा पाया। अकबर बोला, सच? क्या तुम वह जानते हो? तो ठीक है, जब तक मैं यह सीख न लूं, तुम्हें जीने का अवसर दिया जाता है। बीरबल ने कुछ विशेष महलों की ओर इशारा करते हुए कहा, इन्हें ढा दिया जाए क्योंकि इसी जमीन में उत्तम मोती पैदा हो सकते हैं। महल ढहा दिए गए। ये महल बीरबल की झूठी शिकायत करने वाले दरबारियों के थे। वहां बीरबल ने जौ बो दिए। कुछ दिन बाद बीरबल ने सभी से कहा, कल सुबह ये पौधे मोती पैदा करेंगे। अगले दिन सभी आए। ओस की बूंदें जौ के पौधों पर मोती की तरह चमक रही थी। बीरबल ने कहा, अब आप लोगों में से जो निरपराधी दूध का धुला हो, इन मोतियों को काट ले। लेकिन यदि किसी ने एक भी अपराध किया होगा तो ये मोती पानी होकर गिर जाएंगे। कोई आगे न बढ़ा, लेकिन अकबर समझ गए कि गलतियां तो सभी से होती है। बादशाह ने बीरबल को मुक्त कर दिया। सार यह है कि किसी को दंडित करने से पूर्व उसके दोषी या निर्दोष होने के बारे में भली भांति जांच कर लेनी चाहिए। सालों पहले की बात है, जब राजा एक दूसरे को पैगाम के साथ ही कुछ पहेलियां भी भेजा करते थे। ऐसे ही किसी एक राजा का दूत सर्दियों के मौसम में एक दिन मुगल साम्राज्य के बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा। वह अपने साथ पहेली के रूप में पिंजरे में कैद एक निकली शेर लेकर गया था। राजा ने पहेली के साथ एक पैगाम भी भेजा था। पैगाम में लिखा था कि क्या मुगल राज्य में कोई ऐसा बुद्धिमान है जो पिंजरे और शेर को छुए बिना शेर को बाहर निकाल सके। अब मुगल सम्राट अकबर सोच में पड़ गए कि आखिर शेर और पिंजरे को हाथ लगाए बिना भला शेर को कैसे बाहर निकाला जा सकता है।
पहेली के साथ भेजे गए पैगाम में यह भी साफ लिखा था कि पिंजरे से शेर को बाहर निकालने के लिए एक व्यक्ति को एक ही बार मौका मिलेगा। अकबर काफी परेशान हो गए। उन्हें लगा कि यह तो बहुत मुश्किल है और अगर शेर को पिंजरे से बाहर नहीं निकाल पाए तो मुगल राज्य की काफी बदनामी भी होगी। ये सब सोचते सोचते उन्होंने दरबार में मौजूद सभी की तरफ देखते हुए पूछा, है कोई जो इस पहेली को सुलझा सके? लेकिन हर कोई इसी सोच में डूबा था कि आखिर यह संभव कैसे हो सकता। अकबर के पूछने पर जब किसी ने जवाब नहीं दिया तो उन्हें अपने वजीर बीरबल की याद आने लगी, जो सभा में मौजूद नहीं थे। उन्होंने तुरंत दरबान को भेजकर बीरबल को दरबार में हाजिर होने का आदेश भिजवाया, लेकिन अफसोस बीरबल किसी सरकारी काम से राज्य से बाहर गए हुए थे। रात भर अकबर इसी सोच में डूबे रहे कि आखिर पहेली को कैसे सुलझाया जाए। दूसरे दिन फिर दरबार लगा, लेकिन बीरबल की कुर्सी खाली देखकर अकबर उदास हो गए। बादशाह ने एक बार फिर दरबारियों से पूछा, क्या किसी के पास इस शेर को पिंजरे से बाहर निकालने की कोई तरकीब है? इतने में एक दरबान अकबर के सामने आया और उसने शेर को पिंजरे से निकालने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहा। दूसरे दरबान ने पहेली को सुलझाने के लिए एक जादूगर को बुलवाया, लेकिन वो भी विफल रहा। कोशिश करते करते शाम होने को आई, तभी बीरबल दरबार में पहुंच गए। अकबर को परेशान देखकर बीरबल ने पूछा, क्या बात है सम्राट, आप इतने परेशान क्यों हैं? बादशाह ने तुरंत शेर से जुड़ी पहेली के बारे में बीरबल को सब कुछ बताया। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम इस शेर को पिंजरे से बाहर निकाल सकते हो? बीरबल ने कहा, हाँ, मैं कोशिश कर सकता हूँ। अकबर बहुत खुश हुए, क्योंकि मुगल साम्राज्य में बीरबल के जैसा बुद्धिमान और चतुर दूसरा कोई नहीं था। शेर को पिंजरे से बाहर निकालने के लिए बीरबल ने अकबर से कहा कि उन्हें 2 सुलगती हुई लोहे की छड़ व सरिये की आवश्यकता है। शहंशाह ने तुरंत इसकी व्यवस्था करने को कहा। जैसे ही बीरबल को लोहे की छड़ मिली तो उन्होंने पिंजरे को छुए बिना छड़ को अंदर पहुंचाकर उसे नकली शेर पर रख दिया। शेर लोहे की गर्म छड़ के स्पर्श में आते ही पिघलने लग गया, क्योंकि वो मोम का शेर था। देखते ही देखते पूरा शेर मोम के रूप में पिंजरे से बाहर निकल गया। बीरबल की इस अक्लमंदी पर अकबर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल से पूछा, अरे, आखिर तुम्हें पता कैसे चला कि यह पिंजरे के अंदर मोम का शेर कैद है? बीरबल ने बड़ी ही नम्रता से जवाब दिया, हजूर, बस शेर को गौर से देखने की जरूरत थी। मैंने जब पहेली के बारे में जानने के बाद उसे गौर से देखा तो लगा कि यह मोम का शेर हो सकता है।